बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 की कंटिन्यूटी है और आज का हमारा टॉपिक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 6 के रिलेटेड एंड इट्स अबाउट द टर्मिनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे चल के कि दैट द मैक्सिमम एंड द कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम एंड द कांस्टेंट वेलोसिटी attained by a body falling freely through a fluid is called terminal velocity। आपके पास सीन कुछ यूं है, एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको ऊपर से नीचे गिराते हो, वो फ्री फॉल करता है, मतलब वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होते होते फिर एक वो वक्त आएगा जब वो मैक्सिमम हो जाएगी और मैक्सिमम होने के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। ये जो आपके पास बॉडी की वेलोसिटी है जब वो किसी फ्लूइड के अंदर फॉल कर रहा हो या मूव कर रहा हो, उस वेलोसिटी हम कहते हैं कि उसकी क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी है। When terminal velocity is reached, the net force and hence the acceleration is zero। जब आपके पास वो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचती है तो उस वक्त फिर जो नेट फोर्स होती है और जो नेट एक्सेलरेशन है वो दोनों ही क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं। So look at the diagram here. Here we have a body, एक spherical body है। हम अपनी सहूलत के लिए, आसानी के लिए इसको ले लेते हैं having a radius r। उसकी जो रेडियस है वो r है और इसका जो mass है वो m है। अब जब आपने इसको होल्ड किया हुआ है, रखा हुआ है, जब आप इसको नीचे फॉल करोगे तो एट दैट टाइम उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, दैट इज द Fg, द ग्रेविटेशनल फोर्स, that will be is equal to the weight of the body। वो बॉडी के वेट के इक्वल होगी, is equal to the mg। and at that time उस पे जो फोर्स अप्लाई होगी, that is the drag force or the viscous drag जिसे आपने नाम दिया, it will be acting in a upward direction। now right from these arrows, the length of the arrows, you can see here the magnitude of the downward force or the weight is larger at the start of the motion, and then आपके पास जो बात आती है कि एट दी, जब आपका स्टार्ट आएगा तो एट दैट टाइम स्टार्ट पे क्या सीन होगा, हमारे पास जो वेट है वो काफी ज्यादा होगा और जो अपवर्ड फोर्स है, दैट इज दी ड्रैग फोर्स, वो कम। तो यहाँ पे दो और एरोस्पेस है, उनको कंसीडर करें। Here we have the velocity v that is directed downward and the acceleration a that is also directed downward। Now from the length of these arrows, you can see here length of the velocity is less, which shows that at the moment the value or the magnitude of velocity is less as compared with the acceleration a, that is a gravitational acceleration। Okay, now what's not it's a net acceleration actually। तो जब ये थोड़ी सी देर हवा में रहेगा तो देन हमारे पास एक कंडीशन रीच होगी जिसमें क्या है कि जो डाउनवर्ड फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द body will become equal to the drag force acting on that body। So right here from the length of arrows, you can see that the length is same and they are opposite। So it means यहाँ पे आपके पास जो net force है वो zero हो जाएगी। जब net force zero होगी तो then आपके पास जो net acceleration होगा that also will become zero। This is what जो हमने यहाँ पे second line में लिखा था, when the terminal velocity is reached, the net force and hence the net acceleration is
0। देखिए जरा यहाँ पे ये आपके पास बात आती है कि F net, the net force acting on the body is equal to the Fg minus Fd, drag force, uh, weight or the gravitation force minus the drag force। यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कि इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। Here F net is equals to ma, Fd drag force, लास्ट में हमने पढ़ा था स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स लॉ, according to that Stokes law, Fd the drag force acting on a spherical body is equals to the 6 pi eta rv, r radius, v is the velocity, and eta is the coefficient of viscosity, and the Fg, it's the gravitational force that is equals to the weight of the body is equals to m. So we are going to put the values in this equation. Then we have ma is equals to mg minus 6 pi eta rv. So when the terminal velocity is reached, then acceleration is 0 and the net force will become 0. Okay. आपको पता है कि acceleration कब प्रोड्यूस होता है? When there is a change in velocity. जब आप इसकी डेफिनेशन कहते हो टर्मिनल वेलोसिटी की तो आप क्या कहते हो? मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो देयर विल बी अ नो चेंज। जब चेंज ही होगा इट मींस देयर विल बी अ नो एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन विल बिकम 0। आप यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो 0 हो जाएगा एंड द नेट फोर्स विल बिकम 0, राइट? फ्रॉम दिस रिलेशन F is equals to ma, when we are going to put the 0 in place of a, the net force will also becomes the 0. So it will become 0 is equal to mg minus 6 pi eta rvt. So look here we are going to put the t stand for the terminal velocity. Vt stand for the terminal velocity here. Now the object has reached the terminal velocity. Rearrange कर लेंगे इसको. So that will be is equal to 6 pi eta rvt is equals to mg and vt is equals to mg over 6 pi eta r. So this relation will give you the value of the terminal velocity in case if you have the values of the mass m, the radius of the body r, and the coefficient of viscosity eta. So if we are given these two three quantities, then we can find the terminal velocities value. So here we have the graphical representation of the terminal velocity. Here we have a graph. So at the beginning, when the time t is 0, right here, at that time velocity is 0, मीन जब आपने ऑब्जेक्ट को अभी ड्रॉप नहीं किया, आप वो अभी स्टेशनरी पोजीशन में है, स्टेशनरी हालत में है। Okay, when the object is dropped, initially its velocity increases. So look here, so its velocity increases and then the time also increases. So we have a curve here which shows that there is no linear proportionality between the velocity and the time. And then at a certain time, the velocity has got its maximum value right here at this point, and after that it becomes parallel to the time axis. So when the terminal velocity is reached, it means कि अब टाइम जितना मर्जी पास होता रहे, velocity उससे further increase नहीं हो सके. So this is what the graphical representation of the terminal velocity. So it becomes at certain time it becomes parallel to the time axis. So right here previous relation जो हमने पढ़ा था, that is for the terminal velocity Vt is equal to mg over 6 pi eta r. So in we are going to represent this relation by equation 1. So हम इसे equation 1 का नाम दे सकते हैं here. Here r is the radius, m is the mass of the object and eta is the coefficient of viscosity of the medium के जिस medium में body fall कर रहा है उसकी viscosity कितनी है. For example वो water है
वो मिल्क है, वो ग्लिसरीन है या कोई और दूसरा मीडियम है, एयर है, तो ईटा उसको रिप्रेजेंट करेगा। For a sphere of uniform density, m is equal to rho v. So this is what the relation of the mass of the sphere. आपने डेंसिटी का रिलेशन पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू दी मास ओवर वॉल्यूम। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हियर रिमेंबर द कैपिटल वी स्टैंड फॉर द वॉल्यूम, इट्स नॉट द वेलोसिटी। तो यहाँ पे बेशक आप ये लिख भी लीजिएगा इधर कि बेसिकली ये क्या है, आपके पास वॉल्यूम है, इट्स द वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे आप इसको लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास वॉल्यूम है, इट्स नॉट द वेलोसिटी। राइट है, अब आपको ये याद रहेगा कि बेसिकली इट्स अ वॉल्यूम। देन नेक्स्ट वी हैव द रिलेशन, वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे देखिए जरा, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। क्योंकि हमने स्टार्ट में दिया था कि जो बॉडी हम नीचे गिरा रहे हैं, फॉलिंग बॉडी है, वो बेसिकली स्फेरिकल बॉडी है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला आपने याद रखना है कि दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। So we are going to put this value of v in equation 2 right here. इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। So then the mass of the body is equal to 4/3 pi r cube into rho. वॉल्यूम v आपके पास आ गया, यहाँ आपने पुट कर दिया क्या, 4/3 pi r cube, और साथ रो का रिलेशन वैसे ही आ जाएगा। So this will give you the mass of the body in terms of the density and radius of that body. तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो मैथ्स की वैल्यू है, इसको यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ मास m इन इक्वेशन 1। सो हियर वी हैव द इक्वेशन 1। तो यहाँ इस जगह पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ मास m एंड सॉल्विंग, सिंपल स्टेप्स है इसके दो। आपने क्या करना है कि पाई को पाई से कैंसिल कर देना है। आपके पास यहाँ पे जो है वो 9 और 4 का टेबल आप इसको यूज करेंगे, सो 2 का टेबल से तो ये आपके पास कटिंग हो जाएगी, एंड वी आर लेफ्ट विद वी टी इज इक्वल टू दी 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 eta. That is what the 2 रो जी r square over 9 eta. So this relation will be what, the relation for the terminal velocity in terms of the radius r of the body, the rho density of the body, and the eta the coefficient of viscosity of the body. तो बेसिकली अगर आपको ये तीन चीजें पता है कि बॉडी जो फॉल कर रहा है उसका रेडियस कितना है, जिस मीडियम में फॉल कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कितनी है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, तो ये आमतौर पे रो और ईटा ये हमें मिल जाते हैं कहाँ से, लिटरेचर से। ऑलरेडी वैल्यूज नाउन होती हैं, जस्ट हमें क्या चाहिए होता है कि आर रेडियस हमने फाइंड करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि किसी बॉडी की भी टर्मिनल वेलोसिटी, अगर स्फेरिकल बॉडी हमारे पास मौजूद है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी है। सो रेफरिंग टू योर बुक्स, वहाँ उसने एक टेबल बनाया हुआ है, वहाँ उसने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की टर्मिनल वेलोसिटीज लिखी हुई हैं, और साथ उसने ड्यूरेशन लिखी हुई है कि कितनी ड्यूरेशन के अंदर जो बॉडी आपका जो टर्मिनल वेलोसिटी वो अटेन कर लेगा। तो दैट्स द रिलेशन for the terminal velocity। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखें।